हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वारी एनर्जीज लिमिटेड में क्या चल रहा है, करंट टाइम में इनका बिजनेस किस तरीके से डेवलप हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वारी एनर्जीज लिमिटेड के शेयर प्राइस की बात करें तो अक्टूबर में इनका आईपीओ आया था 1500 के आसपास का और 2300 रुपए पे लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद ये काफी बड़ी रैली आई और शेयर ने 3600 रुपए का हाई लगाया। हालांकि फिर काफी गिरावट हो गई और लेट नवंबर में 2500 रुपए का लेवल टच किया। फिर दोबारा से एक बार रैली आई और 12 दिसंबर को 3292 का हाई लगाने के बाद अभी करंट टाइम में डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन के बाद भी पिछले 3 महीनों में ये अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 82,427 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप कंपनी बन गई है। इसके स्टॉक पी की बात करें तो 83 का दिख रहा है और आरओसी काफी जबरदस्त 43% का है। आरओई भी काफी स्ट्रॉन्ग 33% का दिख रहा है। करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें तो 2859 रुपए का है। अगर इसके हाई की बात करें 3743 रुपए का हाई लगा चुका है और लिस्टिंग के बाद इसने 1295 रुपए का लो लगाया था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोलर पीवी मॉड्यूल्स की और इसके साथ साथ सेल्स की। तो ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और साथ ही साथ एक्सपोर्टर है सोलर मॉड्यूल के, जो करंट टाइम में इंडिया में ही कंज्यूम करते हैं और यूएस में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी आगे बिजनेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सितंबर 2024 में इन्होंने 3574 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल ये रेवेन्यू 3537 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा जून 2024 से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट के टर्म्स में बात करें तो पिछले साल 320 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, जो इस बार 376 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो 5% की ग्रोथ इनको वाई बेसिस पे देखने को मिली है। इसी के साथ साथ पिछले क्वार्टर हालांकि प्रॉफिट बहुत अच्छा था, 401 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। उससे कम ही प्रॉफिट इस लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे बिजनेस में पिछले साल के कंपेरिजन में कोई ग्रोथ क्यों नहीं देखने को मिली और साथ ही साथ पिछले क्वार्टर से ये प्रॉफिट कम क्यों दिख रहा है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, पिछले क्वार्टर में 16% का और लेटेस्ट क्वार्टर में 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया। हालांकि 1% का ऊपर नीचे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट के लेवल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। डिप्रिसिएशन के लेवल की बात करें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोई मेजर कंसर्न नहीं है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर 84 करोड़ रुपए का डिप्रिसिएशन है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एटलीस्ट 3 गुना यानी 240 करोड़ रुपए का होना चाहिए। यहाँ पे 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि बहुत अच्छी बात। इससे क्लियर है कि कंपनी में बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं लग रहे हैं, जिस वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी बहुत हाई दिख रही है, जहाँ पे ये 43% तक का आरओसी मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 2021 में इन्होंने 1900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, 2022 में 2800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, FY23 में 67 करोड़ रुपए का और FY24 में 11,400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। और यहाँ पे प्रॉफिट में भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें 2021 की तो 48 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो FY22 में 80 करोड़ रुपए का हो गया और FY23 में 500 करोड़ रुपए और FY24 में 1274 करोड़ रुपए का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसकी सबसे मेन वजह है कि यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। जो FY22 में 4% था वो FY23 में 12% का हुआ, FY24 में 14% का हुआ और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में 15% का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 243 करोड़ से बढ़कर के FY24 में 263 करोड़ का हो गया। इसका मतलब इन्होंने नया फंड रेज किया था। हालांकि पिछले 6 महीने में कोई भी फंड रेज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। अगर इनके इक्विटी कैपिटल और रिजल्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 4800 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे बोरोइंग का लेवल 985 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो यहाँ पे 25% डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके फिक्स्ड एसेट की बात करें तो FY24 के कंपेरिजन में 200 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर इनके CWIP की बात करें तो ये 2500 करोड़ रुपए का करंट टाइम में ऑनगोइंग कैपेक्स कर रहे हैं, जो कि नंबर काफी बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब इनका काफी बड़ा मेजर प्रोजेक्ट जो है फ्यूचर में स्टार्ट होगा। अगर अदर असेट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वेंटरीज का लेवल देख सकते हैं कि FY23 में 2700 करोड़ रुपए का था, अभी फर्स्ट हाफ FY25 में 2485 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वेंट्री का लेवल घटता ही दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि FY23 में 313 करोड़ का था, FY24 में बढ़कर के 971 का हो गया और फर्स्ट हाफ FY25 में फर्दर इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 1650 करोड़ रुपए का ये रिसीवेबल मेंटेन कर रहे हैं।
इसी के साथ इनके पास अच्छा खासा कैश भी है। ये 3800 करोड़ रुपए का करंट टाइम में कैश होल्ड कर रहे हैं और ये कैश को अपने बिजनेस में आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डेट का लेवल भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, तो यहाँ पे फर्दर डेट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देख सकते हैं कि FY22 में भी 700 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया था, FY23 में 1560 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया और FY24 में 2300 करोड़ रुपए का इन्होंने कैश बिजनेस से जनरेट किया है, जो मुझे लगता है काफी अच्छी बात है। ये बिजनेस से बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। FY24 में 3300 करोड़ रुपए का इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी रिलाई कर रहे हैं। FY23 की बात करें तो 642 करोड़ रुपए की फंडिंग रेस की और FY24 में भी 909 करोड़ रुपए फंड इन्होंने रेस किया था। तो दोस्तों अगर इनके फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम शेयर जो देख सकते हैं कि FY23 में 1040 करोड़ रुपए नए शेयर इशू किए थे और FY24 में भी 1004 करोड़ रुपए नए शेयर इशू करके इन्होंने रेस किया था और FY24 में इन्होंने बारहवीं भी 780 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि 17 से बढ़ करके 31 दिनों का हो गया। इसी वजह से इनका रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिख रहा था। अगर इन्वेंट्री डेज की बात करें तो यहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 108 दिनों का इन्वेंट्री डेज दिख रहा है और यहाँ पे डेज पेबल भी कम होता हुआ दिख रहा है। अगर वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो ये नेगेटिव में है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग ROC मेंटेन कर रहे हैं। 44% का इन्होंने ROC FY24 में रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी एक ही क्वार्टर हुआ जब ये IPO लेकर के आए थे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 64% की है। यहाँ पे FIs की होल्डिंग 2.23% की है। यहाँ पे DIs की भी होल्डिंग है 3.02% की और पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हैं कि 30.46% की होल्डिंग है और इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफी ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पे 11,47,000 इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों दिसंबर के एंड में जब क्वार्टरली फाइलिंग्स होगी तो यहाँ पे देखना जरूरी होगा कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से चेंज कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि वारी एनर्जीज लिमिटेड जिसका करंट टाइम में IPO आया था, शेयर प्राइस काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर अभी पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। इसके अगर बिजनेस की बात करें तो ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर मॉड्यूल के और एक्सपोर्टर भी है और जो कि US में मेजरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनके वैल्यूएशन की बात करें जो काफी हाई है, लेटेस्ट क्वार्टर में हमने देखा कि पिछले साल के कंपैरिजन में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिग्रोथ देखने को मिली है। एनुअलाइज रिजल्ट में देखा कि पिछले 3-4 सालों में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है, जहाँ पे प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है। इसकी बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, कंपनी कैश भी होल्ड कर रही है और ऑनगोइंग कैपेक्स भी कर रही है। सबसे अच्छी बात इनके बिजनेस में लगातार कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी काफी अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि FIs DIs की इसमें होल्डिंग है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज्यादा है, जहाँ पे 11,47,000 इसमें इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों अब आगे हम मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ पाए कि आखिर करंट टाइम में इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। कंपनी के पास जो 2500 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रही है वो कहाँ पे कर रही है और फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि PE तो इनका 83 का काफी हाई दिख रहा है, तो इस हिसाब से ग्रोथ भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री में डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर इंडस्ट्री के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक 500 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी बिल्डअप कर लिया जाए और यहाँ पे एनुअली 60 से 70 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्डअप करने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स, EV चार्जिंग, इसके अलावा हाइड्रोजन जो कि फ्यूचर में मेजर एनर्जी का रिसोर्स बन सकता है। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो ये रिक्वायरमेंट 500 गीगावाट से भी एक्सीड कर सकती है। तो दोस्तों एक डाउट नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है ओवरऑल इंडस्ट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पुश है ओवरऑल हर तरीके से, चाहे फिर डेटा सेंटर हो, EV चार्जिंग हो। इसके अलावा इंडिविजुअल कंपनीज भी जो कैप्टिव पावर प्लांट बना रही है वो 100% सोलर पावर प्लांट बना रही है। तो दोस्तों इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन के क्या डायनेमिक्स है, क्या स्ट्रेटेजीज है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों अभी तक सप्लाई चेन में कंसंट्रेशन का इशू था, क्योंकि मेजर अभी तक जो सप्लाई हो रही है चाइना से हो रही है और चाइना एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे एक तरीके का रिस्क काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सप्लाई चेन चाइना पे डिपेंड हो जाती है। तो इसके लिए चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, खास करके US और इंडिया में ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया और US में भी अभी करंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग काफी पुश है और करंट टाइम में इंडियन कंपनीज भी सेटअप कर रही हैं, जिसमें वारी एनर्जीज भी शामिल है। अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि US में कितना ये कैपेक्स कर रहे हैं, कितने गीगावाट की ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेजर मार्केट प्लेयर है ये डाइवर्सिफाइड सप्लायर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे इंडियन कंपनीज को काफी बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों अगर इनके करंट प्रोडक्शन और कैपेसिटी हाइलाइट्स की बात करें तो करंट टाइम में इनके 20 गीगावाट का पोर्टफोलियो है, जहाँ पे ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लार्ज कस्टमर्स भी हैं, इसके अलावा रिटेल कस्टमर्स भी हैं। और फर्स्ट हाफ की बात करें तो इन्होंने 3.3 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि पिछले साल पूरे इंटायर फाइनेंशियल ईयर में 4.8 गीगावाट की इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ में ही 3.3 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने पिछले साल के कंपैरिजन में अगर ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रो नहीं किया है। उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस जो है कम हुए हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ा है और इन्होंने वॉल्यूम के टर्म में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है, लेकिन वैल्यू के टर्म में जो कि प्राइस इनका कम हुआ, इसी वजह से रेवेन्यू बढ़ता हुआ नहीं दिखा। तो दोस्तों अगर इनके टेक्नोलॉजिकल और प्राइसिंग एडवांसमेंट की बात करें तो इन्होंने बताया कि कास्ट लगातार डिक्लाइन कर रही है, तो ये 15 से 17 सेंट्स के बीच में है। और बैटरीज की बात करें तो $70 पर किलोवाट आवर कास्ट आ रही है, जो कि पिछले 8 सालों में 80% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसीलिए सोलर एनर्जी सोर्सेस काफी अफोर्डेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल की भी कास्ट में रिडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ बैटरी की कास्ट में भी 80% तक का पिछले 8 सालों में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अफोर्डेबिलिटी जब भी किसी भी चीज में आती है तो वहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ता है और डिमांड भी बढ़ती है। तो दोस्तों ये करंट टाइम में सोलर पे काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बैटरी पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये एक लीडिंग सॉल्यूशन के तौर पे उभरे और रिन्यूएबल एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सके। तो दोस्तों एक जो क्वेश्चन था काफी इन्वेस्टर का कि सोलर मॉड्यूल एक तरीके की कमोडिटी है, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ सोलर मॉड्यूल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेशन चाहिए, जो कि खासकर तो यूएस मार्केट में आपका प्रोडक्ट तभी अप्रूव होगा जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो सर्टिफिकेशन एक चीज हो गई, लेकिन सर्टिफिकेशन मिलने के लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे तभी आप मार्केट में चल पाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी एक अहम रोल प्ले करती है, जिसके बारे में फर्दर डिस्कशन आगे वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो काफी लोग बिलीव करते हैं कि सोलर मॉड्यूल एक कमोडिटी बन गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो दोस्तों अगर इनके की मार्केट्स और सेल्स मिक्स की बात करें तो ये प्राइमरी मार्केट जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर सितंबर की मिक्स की बात करें तो 72% ओवरसीज यानी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आया और 27% डोमेस्टिक से रेवेन्यू आया। इसके अलावा ओवरऑल बिजनेस में 23% रेवेन्यू इनका रिटेल का है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका 2/3 बिजनेस अभी एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो दोस्तों इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्या है, क्या एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे CWIP में हमने देखा था काफी बड़ा अमाउंट इनका ऑनगोइंग कैपेक्स में लगा हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने इंडिया में जैसे कि बात करें मुंबई के सूरत बिल्ड में 5 गीगावाट की डिफरेंट लोकेशन पे इन्होंने कैपेसिटी बिल्डअप की है। चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ। तो करंट टाइम में इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी की बात करें तो 13.3 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जो कि अलग अलग लोकेशन पे ये कैपेसिटी बिल्डअप की है। इसके अलावा अंडर एग्जीक्यूशन की बात करें तो सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग बिल्डअप कर रहे हैं चिकली में, जहाँ पे ये 5.4 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं, और यूएस में मॉड्यूल की 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। और फ्यूचर में प्लान है कि सेल की कैपेसिटी 5 गीगावाट की यूएस में बिल्डअप किया जाए और 3.4 गीगावाट की मॉड्यूल की भी फैसिलिटी बिल्डअप किया जाए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी ओडिशा में बिल्डअप करने का प्लान है, जो कि 6 गीगावाट की होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सेल क्या है और मॉड्यूल क्या है, तो एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से मल्टीपल सेल्स मिलकर के एक बैटरी को बनाते हैं, इसी तरह से सोलर जो पैनल होते हैं या सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंट सेल्स लगे होते हैं, ये सारे सेल्स मिल करके एक मॉड्यूल बनते हैं। तो ये मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, क्योंकि सेल एक माइक्रो कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे यूएसए में इनका प्लान है कि सेल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाए और उड़ीसा में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, मतलब कि मॉड्यूल और सेल दोनों की मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे करेंगे। तो दोस्तों ये कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये इसको समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि FY24 में 12 गीगावाट की कैपेसिटी थी और फर्स्ट हाफ FY25 में 13.3 गीगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि FY25 तक कोई भी फर्दर अभी कैपेक्स अनाउंस नहीं होगा, लेकिन FY27 तक 21 गीगावाट की ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रेडी कर लेंगे, ताकि फ्यूचर की ग्रोथ को ये कैटर कर सके। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, जो काफी तेजी से ये कैपेक्स कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्स की भी कैपेसिटी बिल्डअप करने वाले और FY25 की बात करें तो 5.4 गीगावाट के सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो कि FY27 में बढ़ा करके 11 गीगावाट की कर देंगे। तो अभी करंट टाइम में इनकी मेजरली कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल की है, लेकिन फ्यूचर में सेल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इंडिया में जो एक्सपेंशन करने वाले हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों करंट टाइम में सोलर ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल हो गया है, हर जगह मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ये फ्यूचर एनर्जी सोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन में भी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं और इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इनका मैन्युफैक्चरिंग एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है और विद इन 2 मंथ्स ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इनका टेक्नोलॉजिकल रोड मैप भी काफी क्लियर है। इन्होंने बताया कि हर 3 साल में टेक्नोलॉजी में
इवोल्यूशन होता है, क्योंकि पहले जो ट्रांजिशन हुआ मोनोपक से अभी करंट टाइम में टॉपकॉन जो टेक्नोलॉजी है वो यूज हो रही है। फ्यूचर में एचजेटी और टेंडेम सेल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हर 3 साल में टेक्नोलॉजी टोटली चेंज होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मूर्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो चिप की साइज है लगातार रिड्यूस हो रही है। जैसा कि अभी जिस डिवाइस पे मैं अभी वीडियो बना रहा, इसमें 3 नैनोमीटर की चिप लगी हुई है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे लेटेस्ट है। अगर करंट टाइम में बात करें तो 2 नैनोमीटर की भी चिप पे काम स्टार्ट हो गया, जो कि बता रहे हैं हर 3 साल में इसकी साइज रिड्यूस हो रही है। इसी वजह से प्रोसेसिंग है उसमें जो पावर का कंजम्पशन है काफी कम हो रहा है और इफिशियंसी भी बढ़ रही है। इसी तरीके का कुछ सिमिलर पैटर्न हमको सोलर मॉड्यूल में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मोनो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, टॉपकॉन में फिर एचजीडी और टेंडम सेल्स यूज होंगे। तो हर 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे वही प्लेयर सक्सेसफुल हो पाएंगे जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेंगे। तो दोस्तों एक और कंपनी थी जिसके बारे में मैं डिटेल में एनालिसिस किया था, उस कंपनी का नाम है सोलेक्स एनर्जी। आप वीडियो जाकर के आई बटन पे चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट ने टॉपकॉन का जिक्र किया था और बताया था कि टॉपकॉन में स्विच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एचजीटी और टैंडम सेल्स के बारे में नहीं बताया। लेकिन वारी एनर्जीज लिमिटेड के मैनेजमेंट से डिस्कशन के बाद ये पता लगा कि टेक्नोलॉजी में जो भी अपग्रेड होने वाला है वो आज से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दिए, ताकि जैसे ही वक्त आएगा अपनी टेक्नोलॉजी को तुरंत अपग्रेड कर दे। और साथ ही साथ अपने इक्विपमेंट को भी हर 3 साल में फुल्ली डिप्रिशिएट कर देते हैं, क्योंकि एक बार अगर अपग्रेड कर दिया तो पुराने जो भी इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वो ऑब्सोलेट हो जाएगी, वहाँ पे कोई आरओआई जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा काम ये कर रहे हैं कि पूरी इक्विपमेंट को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन सब के बावजूद भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसका मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो और किसी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को ढूंढ रहे हो, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट प्लान है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनली डिस्कस करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी चल रही है, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेटर कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके पास क्या ऑर्डर बुक है, करंट टाइम में यूटिलाइजेशन चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहा है, इसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि इनकी ऑर्डर बुक 20 गीगावाट की है और यहाँ पे 72% अकेले यूनाइटेड स्टेट से ऑर्डर्स मिले होंगे। इसके अलावा मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट हो रहा है, हालांकि अभी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी करंट टाइम में इंडिया से ही ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जैसे ही यूनाइटेड स्टेट का इनका प्लांट रेडी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट की जो डिमांड होगी वो यूनाइटेड स्टेट में ही लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया कि यूटिलाइजेशन का इशू आता है, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मोनोपक और टॉपकॉन ये टेक्नोलॉजी चल रही है, तो यहाँ पे लाइन को एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, जिस वजह से प्लांट फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसके अलावा प्राइसिंग ट्रेंड किस तरीके से ले कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले साल के कंपेरिजन में ये मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। उसके पीछे की वजह है कि मॉड्यूल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। यूएस की बात करें तो पर वाट जो FY23 में 28 से 30 सेंट जो रेट था अभी घट करके 24 सेंट हो गया है, और इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो 21 सेंट से घट करके 17 सेंट अभी करंट टाइम में प्राइसिंग चल रहा है। तो दोस्तों एक चीज और समझने वाली है कि शायद फ्यूचर में भी प्राइसिंग इसी तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है काफी तेजी से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है और यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस वजह से इनका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बट यहाँ पे टॉप लाइन नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि यहाँ पे सोलर मॉड्यूल के प्राइसेस में लगातार करेक्शन देखने को मिला है। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्री में रिस्क भी है कि फ्यूचर में प्राइसिंग फर्दर करेक्ट हुए तो यहाँ पे इनका मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी घट रहे हैं, इस वजह से करंट टाइम में तो इनका मार्जिन एकदम मेंटेन है। लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ा, मॉड्यूल के प्राइसेस कम हुए, उस रेट से अगर सिल्क के प्राइसेस कम नहीं हुए, तो यहाँ पे मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है मॉड्यूल के प्राइसेस में, इसी वजह से इनका वॉल्यूम तो बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बढ़ नहीं रही है, वो भी घटती हुई दिख रही है, इसी वजह से मार्जिन इनका इम्पैक्ट नहीं हुआ और यहाँ पे 5% का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है प्रॉफिट के टर्म्स में, डिस्पाइट दैट कि इनका प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि वारी एनर्जीज लिमिटेड जो कि इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेयर है मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग का, इसके अलावा ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेजरली यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इन्होंने बिजनेस से लगातार फंड भी रेस किया और अपनी ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल फंडिंग भी रेस किया है। करंट टाइम में बैलेंस शीट की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनका कई मेजर ऑनगोइंग कैपेक्स भी चल रहे हैं और अपनी कैपेसिटी को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 20 गीगावाट के इनके ऑर्डर्स हैं जो ये बताता है कि बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिमांड है और मेजरली 70% जो ऑर्डर्स हैं यूएस से आए हुए। इसके लिए ये यूएस में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी करंट टाइम में मॉड्यूल की
मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे और 2025 में ये व्हीकल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डी रिस्क कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक तरीके से। अगर यूएस ने एंटी डैम्पिंग ड्यूटी लगाई जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्यूचर में अगर ये यूएस में ही मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनका वो रिस्क कम हो जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक नीड को भी कैटर करने के लिए लगातार कैपेक्स कर रहे हैं। एक जो रिस्क दिख रहा है मुझे इंडस्ट्री में कि वो मॉड्यूल के प्राइसेस का है, हालांकि अभी तक रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी घट रहे हैं, तो ओवरऑल इनका मार्जिन मेंटेन है, बल्कि मार्जिन बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन अगर 16 मॉड्यूल के प्राइसेस इसी तरह से करेक्ट होते हुए दिखे, जैसा कि मैंने सोलेक्स वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे ओवर कैपेसिटी का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ओवर कैपेसिटी जब भी किसी भी इंडस्ट्री में हो जाती है वहाँ पे प्राइसिंग का प्रेशर देखने को मिलता है और सारे प्लेयर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और प्राइस को रिड्यूस करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें हुई तो यहाँ पे 16 मॉड्यूल के प्राइसेस में फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों हालांकि बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इस वजह से स्टॉक भी देख सकते हैं 83 का है, जो कि मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है। तो दोस्तों जहां तक पर्सनल इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है तो मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और साथ ही साथ मैंने इस शेयर को अपने क्लाइंट को रिकमेंड नहीं किया है। तो दोस्तों आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।